गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्णा शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में अपठित गद्यांश हल करने का तरीका सिखाया था। तो आज मैं आपको अपठित काव्यांश हल करने का तरीका सिखाऊंगी। आपका जो 80 नंबर का पेपर आता है उसमें 4 खंड होते हैं, जिसमें खंड क 15 नंबर का होता है। उसमें अपठित गद्यांश 9 नंबर का और अपठित काव्यांश 6 नंबर का होता है। तो यह आप लोगों के लिए 15 नंबर अर्जित करने का सुनहरा मौका है। ज्यादा से ज्यादा अपठित गद्यांश और काव्यांश हल कर 15 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों कि अपठित काव्यांश क्या होते हैं और इन्हें कैसे हल किया जाता है। अपठित काव्यांश किसी कविता का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों से नहीं लिया जाता। इस अंश को छात्रों द्वारा पहले नहीं पढ़ा गया होता है। अपठित काव्यांश का उद्देश्य काव्य पंक्तियों का भाव और अर्थ समझना, कठिन शब्दों के अर्थ समझना, प्रतीकार्थ समझना, काव्य सौंदर्य समझना, भाषा शैली समझना तथा काव्यांश में निहित संदेश आदि समझना, शिक्षा की समझ आदि से संबंधित विद्यार्थियों की योग्यता की जांच परख करना है। अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले काव्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए तथा उसका भावार्थ और मूल भाव समझ में आ जाए, इतनी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए काव्यांश के शब्दार्थ एवं भावार्थ पर चिंतन मनन करना चाहिए। छात्रों को व्याकरण एवं भाषा पर अच्छी पकड़ होने से यह काम आसान हो जाता है। यद्यपि गद्यांश की तुलना में काव्यांश की भाषा छात्रों को कठिन लगती है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग उसका अर्थ कठिन बना देता है। फिर भी निरंतर अभ्यास से इन कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। अपठित काव्यांश संबंधी प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित प्रमुख बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहला बिंदु इस प्रकार है कि काव्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना और उसके अर्थ एवं मूल भाव को समझना चाहिए। 2 या 3 बार बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कठिन शब्दों या अंशों को रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश की तरह इसका भी वही तरीका है बच्चों कि जो भी आपको कठिन शब्द लगे या जो भी कठिन पंक्तियां लगे या जिसमें मूल भाव छिपा हो, आपको लगता हो कि इसमें से अर्थ निकलता है मेन, वह उन पंक्तियों को आपको रेखांकित कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। प्रश्न पढ़ना और संभावित उत्तर पर चिन्हित करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रतीकार्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतीकार्थ होते हैं मतलब वो शब्द किससे रिलेटेड है, यहाँ क्यों यूज किए गए हैं, इन किन शब्दों को आधार बनाकर इनका जो है इन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, वो सब आपको ध्यान में रखना चाहिए काव्यांश को पढ़ते समय। प्रश्नों के उत्तर काव्यांश से ही देना चाहिए। काव्यांश से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उत्तर अपनी भाषा में लिखना, काव्यांश की पंक्तियों को उत्तर के रूप में नहीं उतारना चाहिए। काव्यांश की जो पंक्तियां होती है बच्चों, वो उचित पद क्रम में नहीं होती। तो जिन पद क्रमों के आधार पर काव्यांश की पंक्तियां लिखी गई है, एज इट इज हूबहू वैसे नहीं लिखना चाहिए, बल्कि अपनी भाषा में उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि प्रश्न में किसी भाव विशेष का उल्लेख करने वाली पंक्तियां पूछी गई है, तो इसका उत्तर काव्यांश से समुचित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां ही लिखनी चाहिए। ज्यादा कहने का तात्पर्य है जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना चाहिए और उन्हीं पंक्तियों के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। शीर्षक काव्यांश की किसी पंक्ति विशेष पर आधारित न होकर पूरे काव्यांश के भाव पर आधारित होना चाहिए।
गद्यांश की तरह इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि काव्यांश की सभी पंक्तियों से क्या भाव निकलता है, उसी भाव के आधार पर शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। शीर्षक हमेशा संक्षिप्त, आकर्षक एवं अर्थवान होना चाहिए। तात्पर्य है कि एक निहित अर्थ उसमें छिपा होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए शीर्षक हमेशा। गद्यांश की तरह इसमें भी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर में शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे 1 नंबर का हो तो एक वाक्य या एक शब्द में, और अगर लघु उत्तरीय यानी 2 या 3 अंकों का हो तो संक्षिप्त उत्तर देने की, जैसे 20 या 30 शब्दों में देने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद एक बार दोहरा लेना चाहिए ताकि असावधानी से हुई गलतियों को सुधारा जा सके। पढ़ने की आदत जो है आपको डालनी चाहिए। एक बार उत्तर लिखने के बाद उसको दोबारा जो है पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, मैं यहाँ एक काव्यांश का वाचन कर रही हूँ, फिर इससे संबंधित प्रश्नोत्तर समझेंगे। काव्यांश इस प्रकार है। ए अमरों की जननी तुझको शत शत बार प्रणाम। ए अमरों की जननी तुझको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायित गांधी, बुद्ध, कृष्ण और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हिम गिरिसा उन्नत तव मस्तक, तेरे चरण चूमता सागर। श्वासों में है वेद ऋचाएं, वाणी में है गीता का स्वर। ए संस्कृति की आदि तपस्विनी, तेजस्विनी अभिराम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम। नई चेतना नई स्फूर्ति युत, तुझमें चिर विकास का है क्रम। चिर नवीन तू जरा मरण से मुक्त सबल उद्धाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर काव्यांश दे दिया जाए तो आपको उसका पाठन करना है, बार बार पढ़ना है उसको, और फिर उसमें से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना है और फिर उन पंक्तियों को रेखांकित करना है जिनमें से उत्तर मिलने की संभावना रहती है। तो काव्यांश का पहला प्रश्न इस प्रकार है। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक, जैसे मैंने पहले बताया, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। तो अपठित गद्यांश समझाते हुए मैंने आपको सिखाया था कि ज्यादा से ज्यादा वाक्य या पंक्तियों के निहितार्थ या भाव के आधार पर ही शीर्षक लिखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि इस काव्यांश की अधिकांश पंक्तियों में मातृभूमि का वर्णन मिलता है, इसलिए इस काव्यांश का शीर्षक मातृभूमि या मातृभूमि तव मातृभू शत शत बार प्रणाम हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार है। कोटि कोटि हम आज साथ में का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जैसे शब्द आए हैं कोटि कोटि, मान लो इनका अर्थ आपको नहीं आ रहा है, तो हमें इस पंक्ति के अन्य शब्द पढ़ने चाहिए जिनसे ये कोटि कोटि शब्द संबंधित है। तो पंक्ति के अन्य शब्द है हम आज साथ में। तो पूरी पंक्ति भी कोटि कोटि हम आज साथ में, तो आसानी से समझा जा सकता है कि हम सभी देशवासी, जो संख्या में कितने हो सकते हैं
करोड़ों। तो इस प्रकार हम करोड़ों देशवासी साथ में। तो कठिन शब्द या अन्य शब्द, किसी भी कठिन शब्द को अन्य शब्दों से संबंधित कर देते हैं तो किसी भी पंक्ति या वाक्य का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है। साथ ही मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उत्तर देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्रम में प्रश्न पूछा जाए उसी पद क्रम में उत्तर देना चाहिए। जैसे यहाँ प्रश्न कोटि कोटि से शुरू हुआ है तो हम कोटि कोटि पंक्ति का अर्थ समझाते हुए उत्तर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि कोटि कोटि हम आज साथ में है का आशय यह है कि आज करोड़ों भारतवासी एक होकर मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। या हम ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि इस पंक्ति का आशय यह है कि करोड़ों भारतवासी एक होकर मातृभूमि की गौरव गाथा गा रहे हैं तथा उसकी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं तथा उसकी आन बान शान बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, हमारी मातृभूमि अमर, अजर तथा सबल है, यह भाव व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ अर्थ दे रखा है और क्या लिखनी है, पंक्ति लिखनी है। तो उत्तर भी हमें प्रश्न के अनुरूप ही देना चाहिए। तो सबसे पहले सभी पंक्तियों में से हमें वह पंक्ति ढूंढनी चाहिए जिसमें से यह अर्थ निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पंक्ति का अर्थ दिया गया है। तो इसलिए हमें वे शब्द ढूंढने हैं जिनका अर्थ अमर या अजर है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, चिर नवीन तू जरा मरण से मुक्त सबल उद्दाम। अब आप सोचेंगे कि यही पंक्ति क्यों हुई, तो यहाँ देखते हैं कि इस पंक्ति में जरा मरण से मुक्त शब्द का अर्थ क्या हुआ, शब्दों का अर्थ हुआ अजर और अमर। तो इस तरह से यह उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताइए कि कवि ने उसे तेजस्विनी क्यों कहा है। जैसा मैंने गद्यांश समझाते हुए आपको कहा, प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हैं। तो यहाँ पहला हिस्सा है मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन करना है और फिर दूसरे में आपको बताना है कि उसे तेजस्विनी क्यों कहा है। तो पहले हमें मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन करना है। वर्णन करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कविता की पंक्तियां हूबहू लिखी है वैसे ही हमें वो पंक्तियां नहीं उतारनी है हूबहू, हमें अपने शब्दों में उत्तर देना है। और स्वरूप का मतलब हमें पूरे आकार के बारे में बताना है। तो हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए तथा पंक्तियों में उत्तर ढूंढने चाहिए। जैसा पंक्तियों में बताया है, हिमगिरी स तव उन्नत मस्तक। अब यहाँ जैसे ही हमें मस्तक शब्द दिखाई देता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें आकार यहाँ मिल सकता है इनके आसपास वाली पंक्तियों में। तो इस पंक्ति को अपने शब्दों में लिखना है कि हिमालय के समान इसका मस्तक यानी सिर है, चरण चूमता सागर। अब पदक्रम का नियम क्या होता है, यानी वाक्य कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ, सागर, ऑब्जेक्ट चरण और वर्ब क्या हुआ, चूमता। तो अपने शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं, सागर चरण चूमता है। श्वासों में है वेद ऋचाएं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, वेद ऋचाएं। तो अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, वेद ऋचाएं इसकी सांसों में है। इस प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि काव्य में जो भी पंक्तियां लिखी जाती है उन पंक्तियों को लिखते समय उचित पदक्रम का ध्यान कवियों या कवयित्रियों के द्वारा नहीं रखा जाता।
तो जब भी हमें उत्तर लिखना होता है तो हमें उत्तर लिखते समय उचित पद क्रम का ध्यान रखना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तभी वह उपयुक्त उत्तर कहलाता है। तो हमेशा उत्तर जो है उचित पद क्रम में देने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न इस प्रकार हुआ, मातृभूमि के सौंदर्य और सुख का कारण क्या है? इसी में भी दो प्रश्न हैं। मातृभूमि, इसका उपयोग किस तरह कर रही है? तो ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी में आधे अधूरे प्रश्न को नहीं पढ़ना है। आपको प्रश्न हमेशा अंत तक पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम आगे अगला हिस्सा पढ़कर सिर्फ आगे वाले हिस्से का उत्तर दे देते हैं, पूरा उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमने जिन जिन पंक्तियों को अपना उत्तर का आधार बना लिया, उसके अलावा दी गई पंक्तियों को पढ़ना है, और में भी रिमेनिंग पंक्तियों में इसका उत्तर छिपा हो सकता है। तो हमारे द्वारा रेखांकित की गई अन्य पंक्तियों के अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे पंक्तियों में हमें देखना है कि आकार का वर्णन दे दिया, अब सुंदरता कौन बढ़ाता है? तो सुंदरता बढ़ाने वाले साधन हो गए मातृभूमि के खेत और खलियान। तो खेत और खलियान के आगे वाली या पीछे वाली पंक्तियों में इसका उत्तर छिपा हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का ध्यान में रखते हुए हमें खेत और खलियान के आधार पर इसका जो है उत्तर देना है। तो उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि हरे भरे खेत और फल फूलों से युक्त बाग उपवन इसकी सुंदरता या सुख के कारण है, और या मातृभूमि के सौंदर्य का कारण हरे भरे खेत, फल फूल से युक्त वन उपवन और खनिज के रूप में अतुलित धन का भंडार है। मातृभूमि इस धन को मुक्त हाथों से बांटकर लोगों का कल्याण कर रही है। तो इस तरह बच्चों, आपको अन्य अपठित काव्यांश हल करने का अभ्यास करते हुए अपने समय का सदुपयोग करना है। धन्यवाद।